हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजगिरी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का एक नया चैप्टर है जो कि है द कोन। द कोन का ये लेक्चर नंबर 1 है। अगर बात करें इसके पहले के लेक्चर की तो उसमें हमने आपको द स्फेयर यानी स्फेयर के द स्फेयर वाले चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था इसके पहले लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कोन के इंट्रोडक्शन के बारे में। मतलब कि आज का ये पहला लेक्चर है। हालांकि पहले लेक्चर में आपका इस चैप्टर का आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर बात करें आज के इस टॉपिक की तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं द कोन के डेफिनेशन के बारे में, उसके बाद कोन के इक्वेशन के बारे में, उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, मतलब सेकंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन होता है वो कोन होता है कि नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा राइट सर्कुलर कोन एंड राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन। तो आज ये 4 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो कोन होता है उसकी डिफिनीशन पहले हम समझ लेते हैं। तो हमने यहां पर कोन की यानी कोन को हिंदी में शंकु बोला जाता है। क्या? कोन को हिंदी में शंकु बोला जाता है, जैसा कि आप फिगर देख सकते हो यहां पर। तो जो कोन की डिफिनीशन होती है वो क्या होती है? अ कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाई अ लाइन। अ कोन इज अ सरफेस generated by a line which passes through a fixed point and intersects a given curve or touching a given surface। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कोन होता है वो एक लाइन के मूवमेंट से बनता है जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट एक कर्व को इंटरसेक्ट करता है या फिर किसी सरफेस को टच करता हुआ जाता है। तो वो क्या होता है? कोन होता है। जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो अगर हम इस लाइन को कोई एक लाइन ले लें, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम इसी लाइन को इस पॉइंट को अगर हम फिक्स्ड कर दें और इसको हम ऐसे मूव कराएं, ऐसे ऐसे इसको हम मूव कराएं, ठीक है, इस पॉइंट को फिक्स कर दें और इसको हम ऐसे ऐसे मूव कराएं, तो जो हमारा फिगर बनेगा वही हमारा कोन हो जाएगा। जैसे कि अगर हम उसको ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो कभी ये यहां पर होगा, फिर ऊपर ऐसे आएगा, फिर कभी ये यहां पर होगा। यानी ये एक गिवन एक कर्व को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, टच करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो देखेंगे आप लोग एक्चुअल में जाके वो फिगर आपकी कुछ ऐसी ही बनेगी। तो ये आपका क्या हो जाता है? एक कोन हो जाता है। आई होप आपको कोन का फिगर समझ में आ गया होगा। कोन कैसा होता है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो आप लोग जो जोकर की टोपी देखते होंगे, क्या जोकर की टोपी आप लोग देखते होंगे जो होती है, जोकर की टोपी जो होती है वो कोन के आकार का होता है। कैसा होता है? कोन के आकार का। ये जो उसका ऊपर का सिरा होता है, ये बगल वाली छोड़िए बाउंड्री, ये जो ऊपर का सिरा होता है इसका शेप जो होता है वो बिल्कुल कोन की तरह होता है। तो हमने कोन के बारे में तो जान लिया। तो अब हम बात करते हैं कि कोन की इक्वेशन क्या होती है। कोन की इक्वेशन क्या होती है, यानी कि इक्वेशन ऑफ कोन। क्या? इक्वेशन ऑफ कोन। देखिए, जो कोन होता है, पहले हम आपको उसका एक फिगर दिखा देते हैं, रफली फिगर। ये हमारे सामने कोई कोन है मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कोन होता है वो एक लाइन से जनरेट हुआ रहता है, इसलिए इस लाइन को हम जनरेटेड लाइन बोलते हैं। क्या? जनरेटेड लाइन। इसके अलावा इस पॉइंट को, इस जो हम फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो होता है इसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बेस बोलते हैं। तो भाई देखिए, कोन की इक्वेशन पता करने के लिए हमको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए और इसके अलावा इस बेस का इक्वेशन चाहिए। अब ये जो बेस होता है वो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आप लोग पढ़े होंगे, वही इक्वेशन होता है। जो बेस का इक्वेशन होता है वो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वाला वही इक्वेशन हो जाता है। इसके अलावा ये जो लाइन की इक्वेशन होती है वो भी आपको पता है। तो चलिए हम एक बार पहले इस कॉनिक की इक्वेशन समझते हैं। ये जो कॉनिक है, देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो होता है वो 2D में क्या होता है? ax² + b² by² + 2gx + 2fy + 2hxy + c = 0 होता है। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे, सबसे फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का, सबसे पहला चैप्टर है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, उसमें आप पढ़ेंगे। या फिर इसी को हम एक तरीके से और लिखते हैं, मतलब वही क्रम चेंज है, बाकी इक्वेशन वही है, ज्यादातर हम यही पढ़ते हैं। ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। ये लेकिन 2D में है। 2D का मतलब जिसमें केवल x और y आते हों। अब अगर हम इसी इक्वेशन को 3D में लिखें तो वही इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाता है। क्या हो जाता है? ax² + by² + cz² + 2fyz
प्लस 2g zx प्लस 2h xy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। बहुत लंबा इक्वेशन हो जाता है, हालांकि आपको इसको याद करना होगा, ट्रिक से याद कर लेना होगा। अच्छा, यहाँ पर y है, f है तो यहाँ पर yz है, यहाँ पर g है तो यहाँ पर zx है। देखिए f के बाद g आता है, फिर h आता है, फिर u के बाद v आता है, फिर w आता है। तो ऐसे ऐसे आपको मतलब एक ट्रिक बना के आपको याद कर लेना होगा इस इक्वेशन को। बात समझ में आई? तो हमने यहाँ पर इस बेस की इक्वेशन तो समझ लिया कि ये कॉनिक होता है, और कॉनिक का जो जनरल इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अब अगर हम बात करें इस लाइन की, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? तो ये जो लाइन होती है, आप लोग जानते होंगे कि किसी लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है, जैसे अगर हम यही लाइन ले लें, इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये वर्टेक्स जो है x1 y1 z1 है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस x1 अपान एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान n। ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, जनरल इक्वेशन। चूंकि ये एक पॉइंट दिया गया है और ये यल एम एन क्या है? इसके डायरेक्शन रेशियो हैं। क्या है? डायरेक्शन रेशियो हैं इसी लाइन के। तो ये हमको एक लाइन की इक्वेशन अगर पता हो गई और उस कॉनिक की इक्वेशन पता हो गई जो कि यहां पर है, बेस है, तो अगर हमको दोनों की इक्वेशन पता हो गई तो अब हम कौन का इक्वेशन पता कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से कौन का इक्वेशन पता कर सकते हैं। लेकिन कौन का इक्वेशन पता करने के लिए कंडीशन भी होती है। कंडीशन का मतलब जैसे ये वर्टेक्स है, हो सकता है कि ये वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, या फिर हो सकता है कि ये वर्टेक्स किसी पॉइंट पर हो। तो पहले हम मान लेते हैं कि इफ द वर्टेक्स इज अल्फा कामा बीटा कामा गामा, मतलब जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। पहले हम ये मानते हैं और उसके बाद इसका हम इक्वेशन निकालेंगे कौन का। और एक कंडीशन और होती है कि अगर ये ओरिजिन हो, यानी 0 कामा 0 कामा 0 हो। हालांकि प्रोसेस वही है बट इक्वेशन आपका अलग अलग आएगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इफ द वर्टेक्स इज अल्फा बीटा एंड गामा। देखिए आप लोग ये जो कोण का फिगर देख रहे हो, इसको देख के आप लोग बताओगे कि जो पूरा कोण होगा वो तो 3D में होगा, क्लियर है? जो पूरा कोण होगा वो तो 3D में होगा, ये तो क्लियर है। बट ये जो लाइन होगी, लाइन तो 2D में होगी। केवल अगर एक लाइन की बात करें, केवल एक लाइन की, लाइन के मूवमेंट की बात नहीं करते हैं, केवल लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन तो 2D में होगी। इसके अलावा ये जो कॉनिक बना हुआ है यहाँ पर, जो सेकंड डिग्री बना हुआ है यहाँ पे, वो क्या है? वो भी 2D में है। यानी कि हमको जो इसकी इक्वेशन लेंगे वो 2D में लेंगे। किस में लेंगे? 2D में लेंगे। तो यहां पर अगर हम इसकी 2D में इक्वेशन लें तो वो क्या हो जाएगी? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 2D में इसका इक्वेशन हो गया। इसके अलावा यहां पर z इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि z कोऑर्डिनेट यहां पर 0 है, यानी कि ये z एक्सिस पर कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, z एक्सिस पर है ही नहीं, यानी कि z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी अगर हम इस कॉनिक की इक्वेशन की बात करें तो वो आ गया है हमारा कुछ ऐसा, ये और ये, यहां पर z इज इक्वल टू 0 है। अब अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन की, ये जो लाइन है, तो देखिए लाइन का हमको एक पॉइंट पता है, अल्फा कामा बीटा कामा गामा। तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस अल्फा अपान एल इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपान m इज इक्वल टू z माइनस गामा अपान n। ये हो जाएगी लाइन की इक्वेशन। अब हम इस लाइन की इक्वेशन को इस कॉनिक की इक्वेशन से मैच करा दें, मतलब मिला दें दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से, तो जब लाइन और कॉनिक मिलता है तो शंकु बन जाता है। तो हम लाइन की इक्वेशन को और इस कॉनिक की इक्वेशन को मिला देते हैं, हमें शंकु का इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे मिलाते हैं ध्यान से समझिए। यहां पर z इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें हम z इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है? z इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, और जब z इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। और जब कुछ ऐसा बन जाएगा तो आप यहां से एक बार इसको इसके बराबर करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार इसको इसके बराबर करके y की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला है। इसको जब आप इसके बराबर करोगे तो x की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी। और जब y माइनस बीटा पान m इज इक्वल टू माइनस लैम्डा पान n करेंगे तो आपको y की वैल्यू कुछ ये मिल जाएगी। इसके अलावा z की वैल्यू तो 0 है, ये तो गिवन है। बात समझ में आई? तो आपको x, y और z पता चल गया। कैसे पता चला? जब आपने इस और इस इक्वेशन को सॉल्व किया, मतलब जब इस कर्व, इस कॉनिक के इक्वेशन को और इस लाइन के इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया तो आपको पॉइंट मिले 3, x, y और z। तो भैया आप लोग जानते होंगे कि जब हम किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो दोनों इक्वेशन को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट निकल कर आता है। जैसे इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन, अगर दोनों की इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो हम जो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करते हैं उसका पॉइंट पता चलता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है
कि जब आप इस लाइन को और इस कॉनिक को सॉल्व करोगे तो ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को डिनोट करता है, मतलब इस लाइन के और इस कॉनिक के इंटरसेक्शन पॉइंट को डिनोट करता है। यानी कि वो जो पॉइंट आया है वो या तो यहां पर हो सकता है या तो फिर यहां पर हो सकता है, क्योंकि यही दो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। तो भैया अगर ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि ये इस कॉनिक पर भी है, और अगर कॉनिक पर है ये पॉइंट तो ये पॉइंट जो है उस कॉनिक को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम इस पॉइंट को इस कॉनिक के इक्वेशन पे रख देते हैं। क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस कॉनिक के इक्वेशन पे रख देते हैं। और जब हम इस कॉनिक के सॉरी आपको शायद दिख नहीं रहा, जब हम इन तीनों पॉइंट को मतलब x, y और z को की वैल्यू को इस कॉनिक के इक्वेशन में पुट करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको इस वैल्यू को पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे, मतलब x, y और z की वैल्यू यहां पे रखोगे और आपको उसको सॉल्व करोगे, मतलब आप उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंड करोगे। आप लोग जब आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करोगे तो फिर आप क्या करोगे कि वहां से आपको L/n और M/n की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालनी होगी, आपको यहां से उसकी वैल्यू निकालनी होगी। जैसे अगर आपको L/m की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, x - अल्फा/y - बीटा आएगा। तो आपको उसको पुट करना होगा L/n और M/n की जगह पे। M/n की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से निकलेगी, क्या आ जाएगी, y - बीटा/z - लैम्डा। तो पहले तो आपको L/m और M/n की वैल्यू निकालनी होगी और उसको यहां पर पुट कर देनी होगी x और y की वैल्यू में। और जब आप पुट कर दोगे तो आपको यही वैल्यू इस कॉनिक में रख देनी है, और आप जब उसको एक्सपेंड कर दोगे तो आपको जो कोण का इक्वेशन मिल जाएगा वो कुछ ऐसा होगा। जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो आपको जो कोण का इक्वेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। यानी कि अगर आपको किसी कोण का वर्टेक्स दिया हो और उस कोण का लाइन दिया हो कि किस लाइन नहीं दिया रहता, उस कोण का कॉनिक दिया हो कि वो किस कॉनिक से होके जा रहा है, तो आप उस कोण का इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो। जैसा कि यहां पर आया भी है इक्वेशन ऑफ कोण, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ कोण आ गया। बात समझ में आई। अब आप कोण की इक्वेशन निकाल सकते हो कि नहीं। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने यहां पर एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन क्या लिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोण हुज वर्टेक्स इज 0, 0, 3 and base is the circle x square plus y square is equal to 4, z is equal to 0। ये हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको एक कोण का, जैसे कि ये कोण है, एक कोण का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका बेस जो है वो एक सर्कल है। बेस क्या है, एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमको यहां पर दी गई है। इसके अलावा एक ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन का जो एक कोऑर्डिनेट है यानी इसका जो वर्टेक्स है वो 0, 0, 3 हमको दिया गया है। तो भैया जब हम इस लाइन की इक्वेशन को निकाल लें, इस बेस की इक्वेशन को निकाल क्या लें, ये तो हमको दिया ही गया है, बेस का इक्वेशन दिया गया है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें तो हम इस कोण का इक्वेशन निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बेस का इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर लाइन लिखे हैं, लाइन की इक्वेशन लिखी, x जब निकालेंगे आप लोग तो x - 0 करेंगे तो हमने यहाँ पर 0 नहीं लिखा है, z के पास 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है। तो ये कुछ आ जाएगा हमारा लाइन का इक्वेशन। अब क्या करेंगे, एट z इक्वल टू 0 हम x और y की वैल्यू निकालेंगे z इक्वल टू 0 पर, चूंकि ये जो बेस है यहाँ पर z इक्वल टू 0 हमको दिया गया है। ठीक है, तो z इक्वल टू 0 पे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तो x और y की वैल्यू हमारा कुछ आ जाएगा। ये कैसे निकालेंगे, तो हम जब x/l को एक बार इसके बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, फिर हम एक बार y/m को इसके बराबर करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो हमारी x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई और z की वैल्यू तो 0 है ही। बात समझ में आई। तो x, y और z की वैल्यू हमको पता चल गई। अब आपको शायद आप लोग जानते होंगे कि जो वैल्यू पता चलती है वो कौन सी होती है। ये जो वैल्यू पता चलती है वो इस लाइन और इस कर्व का क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। मतलब जहां पर ये कर्व को टच कर रहा है वही पॉइंट होता है। जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उन दोनों का हमको इंटरसेक्शन पता चल जाता है। तो जानिए जो पॉइंट मिला है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, यानी कि ये वाला पॉइंट है। बात समझ में आई। अब ये पॉइंट तो इस कर्व पर भी है यानी इस सर्कल पर भी है, तो ये वाला पॉइंट इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसी पॉइंट को इस सर्कल के इक्वेशन में पुट कर देंगे।
यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, z की वैल्यू हम इस सर्कल, यानी कि सर्कल का इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसी में हम x और y की वैल्यू रख देंगे। तो हमने यहाँ पर रख दिया है x और y की वैल्यू। अब जब आप x की और y की वैल्यू रख दोगे इसमें, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आई? अब ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे L/n और M/n की वैल्यू निकाल कर आप इसमें रखोगे। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये वैल्यू कैसे निकलेगी। तो भैया देखिए, आपको ऊपर यहाँ पर एक इक्वेशन मिला था, x/l इक्वल टू y/m इक्वल टू z-3/n। तो आप एक बार इसको इसके बराबर करेंगे तो L/n की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? आप इसको अभी भूल जाइए, आप केवल ये मान चलिए x/l इक्वल टू z-3/n है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x/l इज इक्वल टू z-3/n। अब जब आप L/n की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x/z-3 आएगा कि नहीं? उसी तरीके से अगर यहां पे निकालोगे तो क्या आएगा, y/z-3। तो हम यहां पर L/n की जगह पे x-z-3 और M/n की जगह पे y/z-3 कर दिए। ठीक है, जब कर दिए तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। अब हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, z-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम इस z-3 को हम इधर भेज देंगे, यानी कि हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। हमने यहाँ पर ये होल स्क्वायर लगाया, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ऐसा कर दोगे तो आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे कुछ ए वैल्यू मिल जाएगी। तो आप जब इसको ओपन कर दोगे, मतलब जो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, आप इसको खोल दोगे पूरी तरीके से, एकदम एक्सपेंड कर देना है, तो आपको जो इक्वेशन मिल जाएगी वही आपका कोण का इक्वेशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आया है 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर प्लस 24z माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये आपको आ गया इक्वेशन किसका, कोण का इक्वेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जब कोण का इक्वेशन कि जब वर्टेक्स जो हो वो ओरिजिन पर हो तब कोण का इक्वेशन क्या होगा। यानी कि जो ये हम वर्टेक्स लेते थे, अभी तक तो हमने कोई पॉइंट लिया था अल्फा बीटा गामा, अब अगर ये 0,0,0 हो तब इस कोण का इक्वेशन क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपको प्रोसेस यही है, बट आपको एस अल्फा बीटा और गामा की जगह पे 0 कर देना है। तो जब आप उसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इक्वेशन आके मिलेगा, तो यही हो जाएगा कि आपका कोण का इक्वेशन जब वर्टेक्स क्या हो 0,0,0 यानी ओरिजिन पर हो। ठीक है, तो ये हमने आपको 2 पॉइंट बताया, पहला कि जब वर्टेक्स किसी पॉइंट पर हो, और दूसरा कि जब वर्टेक्स ओरिजिन पर हो। ठीक है, 2 चीजें हमने यहाँ पे आपको बताई कि कोण का इक्वेशन निकालने के 2 कंडीशन बताए, पहला जब वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, दूसरा जब वर्टेक्स किसी दिए गए पॉइंट पर हो। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। नोट क्या है, द इक्वेशन ऑफ कोण विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई एंड जेड। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है पता है? होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि उसमें जितने भी पद हों उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इस फंक्शन का ऑर्डर क्या है, 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका वाई जेड करेंगे, एक इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो यानी कि जो इसका ऑर्डर है, जितने भी टर्म्स हैं इसमें, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो जितने भी टर्म है उनका डिग्री, उनका घात क्या है, वो समान है। ठीक है, एक टर्म्स के जो टोटल घात है वो समान है, तो इसको हम होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक हमारा है कंडीशन फॉर अ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन टू अ कोण। मतलब आप जानते होंगे कि जो जनरल इक्वेशन होता है सेकंड डिग्री का, हमने आपको बताया था कि जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होता है, वो हमने आपको 2D में बताया था क्या होता है। अभी 3D में अगर आपको बताएं तो कुछ ऐसा होता है। मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री अगर हम 3D में बात करें, मतलब 3 डायमेंशन में, जिसमें कि 2D में हम x और y लेते हैं और 3D में हम z भी लेते हैं, x y और z तीनों लेते हैं। तो ये 3D में इक्वेशन क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। बहुत लंबा इक्वेशन है। तो ऐसा कुछ इक्वेशन होता है 3D में। बात समझ में आई? तो आपको करना क्या है कि आपको इसी इक्वेशन से, जो आपको कोई जैसे क्वेश्चन में पूछा कि एक आपको इक्वेशन दे दिया गया, सेकंड डिग्री का एक जनरल इक्वेशन दे दिया गया, और आपसे पूछा कि ये इक्वेशन जो है वो कोण का इक्वेशन है कि नहीं।
मतलब ये क्वेश्चन कोन को एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आपको वहां से सभी टर्म्स को कंपेयर करके ए बी सी एफ जी एच यू बी डब्ल्यू और डी की वैल्यू निकाल लेनी है, और फिर आपको उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके चेक कर लेना होगा कि इस मैट्रिक्स का इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। अगर 0 आ रही है तो वो कोन होगा, अगर 0 नहीं आ रही है तो वो कोन नहीं होगा। बात समझ में आई? आपको यहां से मतलब इसको कंपेयर करके ए बी सी एफ जी एच यू बी डब्ल्यू डी की वैल्यू निकाल लेनी है, और उसके बाद आपको कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट बनाना है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो वो कोन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज कोन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आएगी? नहीं, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा वो है राइट सर्कुलर कोन। हालांकि अगर आप बोलो तो इस पर कमेंट बॉक्स में लिखना आप लोग, अगर आपको क्वेश्चन चाहते होंगे तो आप हम क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि टॉपिक ज्यादा है, वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा राइट सर्कुलर कोन, और जिसमें हम बात करेंगे पहले कि राइट सर्कुलर कोन होता क्या है। आपको डेफिनेशन यहाँ पे दिख जाएगी राइट सर्कुलर कोन की। होता क्या है देखिए, a surface generated by a straight line which passes through a fixed point and makes a constant angle with a fixed line through that point is called the right circular cone। क्या कहा? देखिए हम आपको पहले समझाते हैं। जो कोन होता है, जो शंकु होता है, हमने आपको बताया जो शंकु होता है वही राइट सर्कुलर कोन कहलाता है। कब? जब जो हम यहाँ पे पॉइंट लिए रहते हैं, उस पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे, हम उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन ड्रॉ करेंगे जब इस लाइन को हम रोटेट कराएंगे, जब इस लाइन को रोटेट कराएं तो ये इस लाइन से राइट एंगल मतलब समान कोण बनाना चाहिए। जो कोण इधर हो वही कोण इधर भी हो, जो यहाँ हो वही यहाँ भी हो। तो अगर ये दोनों कोण समान हैं तो ये जो होगा हमारा वो राइट सर्कुलर कोण कहलाएगा। बात समझ में? अब ये जरूरी नहीं है कि ये सर्कल ही हो, राइट सर्कुलर कोण में ये जरूरी नहीं है कि ये सर्कल ही हो, ये कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए जैसे अगर हम बात करें कि ये कोई, जैसे हाँ आपको हम दिखा दें, ये कोई शंकु है हमारे पास, ठीक है। अब आपको अगर हम ये कहें कि ये राइट सर्कुलर कोन है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, ठीक है। ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, ये कोन है बट राइट सर्कुलर कोन नहीं है, लेकिन ये राइट सर्कुलर कोन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो ये एक्सिस है, इससे दोनों तरफ जो लाइन है उनसे एंगल क्या है? इक्वल है। वही चीज यहाँ पर कह रहा है, अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड मेक्स अ कांस्टेंट एंगल विथ अ फिक्स्ड लाइन। ये फिक्स्ड लाइन यही है, फिक्स्ड लाइन थ्रो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द राइट सर्कुलर कोन। बात समझ में आई? तो ये होता है राइट सर्कुलर कोन। अब ये कोन से किस तरह डिफरेंस होता है हमने आपको ये भी बता दिया। अब राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन क्या होती है ये बात आती है। राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन क्या होती है? देखिए हमने यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन का सिंपल सा फार्मूला लिख दिया है। हमने यहाँ पर कोई भी डेरिवेशन नहीं लिया है, क्योंकि वीडियो हम थोड़ा शॉर्ट में बनाना चाहते हैं कि आपको जो भी चीजें बताएं शॉर्ट में समझ में आ जाए, ज्यादा आपको डेरिवेशन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन का जो इक्वेशन होता है उसका फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर थीटा जो होता है वो इसका अर्धशीर्ष कोण होता है, इसको हम अर्धशीर्ष कोण बोलते हैं। ये जो कोण होता है, क्योंकि ये दोनों समान होते हैं तो चाहे आप जो भी लीजिए कोण तो समान ही होते हैं। तो ये जो थीटा ये होता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? थीटा ये जो अर्धशीर्ष कोण होता है ये हमारा थीटा होता है। इसके अलावा अगर हम और अदर टर्म्स की बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे एल है, तो ये जो हमारी लाइन होती है इसका क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइन है। एल एम और एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं जैसा थोड़ा सा, एल एम एन क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइन है। इसके अलावा एक्स वाई जेड तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन में रहेगा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है? इसके शीर्ष के कोऑर्डिनेट हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो अगर आपको शीर्ष दिया गया है, शीर्ष दिया गया है और ये शीर्ष दिया गया है और ये पॉइंट दिया है, आप ध्यान से समझिएगा बात, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, तो देखिए ये पॉइंट दिया है मतलब शीर्ष भी दिया है, और ये पॉइंट दिया है मतलब कि अगर आपको दो पॉइंट दिए हैं तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो आराम से। कैसे? आपको यहां से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना है। कैसे? डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको, जैसे देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि अगर आपको दो लाइन दिए गए हैं, दोनों को कोऑर्डिनेट पता है, तो एक कोऑर्डिनेट से दूसरा कोऑर्डिनेट घटा दीजिए तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है। एक कोऑर्डिनेट से दूसरा कोऑर्डिनेट घटा दीजिए तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है। यानी एल की वैल्यू क्या हो जाती है? x2 माइनस x1, m की वैल्यू क्या हो जाती है? y2 माइनस y1, n की वैल्यू क्या हो जाती है? z2 माइनस z1। ठीक है, तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। अगर आपको ये दोनों पॉइंट पता है तो आप डायरेक्शन कोसाइन और ये शीर्ष का कोऑर्डिनेट भी आपको पता रहेगा।
इसके अलावा आपको यहां पर एक्स वाई जेड ये तो आपको एक क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। तो थीटा क्या होता है? अर्ध शीर्ष कोण होता है थीटा। तो आई होप आपको राइट सर्कुलर कोण का इक्वेशन भी पता करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपको राइट सर्कुलर कोण पता करने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को पता करने का एक और टॉपिक होता है, एक और तरीका होता है। कैसे? कि अगर आपको जो शीर्ष हमने बोला, वो शीर्ष अगर आपको बोले कि ये ओरिजिन पर है, जो हमने आपको बताया शीर्ष वर्टेक्स जो होता है वो ओरिजिन पर हो, तब क्या होगा इक्वेशन? वही इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब कि वहां से अल्फा बीटा और गामा गायब हो जाएंगे, उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप इसी इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया कि अगर आपको कोई कोण कि आपको कोण का डिफिनीशन बताया। पहली बात तो कोण होता क्या है, उसकी डिफिनीशन बताया, उसका शेप बताया, और उसके बाद हमने आपको बताया कि कोण का इक्वेशन कैसे निकालेंगे अगर आपको कोण का जो वर्टेक्स होता है वो किसी पॉइंट पर हो या फिर वो ओरिजिन पर हो। तो हमने दोनों तरीके से आपको इक्वेशन निकालना बताया। इसके अलावा हमने आपको किसी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कब वो कोण होगा, हमने आपको इसकी कंडीशन बताई। इसके अलावा हमने आपको राइट सर्कुलर कोण बताया। इसके अलावा हमने आपको इक्वेशन बताई राइट सर्कुलर कोण की कैसे निकालेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सारी चीजें समझी हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहां पे आपको हम बताएंगे कि टेंजेंट प्लेन वगैरह वगैरह क्या होता है, और इसका जो दूसरा लेक्चर होगा वो इसका लास्ट लेक्चर होगा। मतलब एक लेक्चर ये और एक लेक्चर अगला जो मिलेगा आपको, इसी दोनों में ट्रैक्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।